हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा रिफ्रैक्शन एट ए कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। इसको समझने से पहले आप सरफेसेस यदि हम बात करें तो दो टाइप्स की होती हैं रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो पहली जो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की हम बात करेंगे तो ऐसी रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस जिसको हम बोलेंगे कॉनकेव। तो कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसे कहते हैं? कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसे बोलते हैं जिसकी एक साइड में, जिसका कॉनकेव वाली साइड में रेयर मीडियम होता है, जिसका कॉनकेव वाली साइड में यदि रेयर मीडियम है उसे हम बोलेंगे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस। और कॉन्वेक्स किसे बोलेंगे? जिसके कॉन्वेक्स साइड में, देखो कॉन्वेक्स साइड हो गया कॉनकेव मतलब इस तरह से, और कॉन्वेक्स साइड में यदि रेयर मीडियम है और वो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस की तरह बिहेव कर रहा है तो उसको हम बोलेंगे कौन सा? कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। बात समझ में आ गई आप सभी को? कॉन्वेक्स और कॉनकेव किसे बोलेंगे? कॉन्वेक्स हम बोलेंगे जिसके कॉन्वेक्स साइड में यदि रेयर मीडियम है तो उसे कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बोलेंगे, और जिसके कॉनकेव साइड में रेयर मीडियम है उसे कॉनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस बोलेंगे। तो रिफ्रैक्शन के टाइप्स तो आपको क्लियर हुए। जो हमारा टॉपिक था नेक्स्ट था रिफ्रैक्शन। अब हम एक बात करें, यदि हम कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज इन रेयर मीडियम, यदि रेयर मीडियम में आपका कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो कॉन्वेक्स में, तो किस तरह से उसमें रिफ्रैक्शन होता है ये हम सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि दोबारा समझिए, मैं आज का टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब रिफ्रैक्शन हो रहा है किसमें? कॉन्वेक्स में। जब आपका हो रहा है कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस में, जब आपका ऑब्जेक्ट का लिखा हुआ है रेयर मीडियम में रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपके क्या कंडीशंस बनेगी वो हम स्टडी करेंगे, किस तरह से उसमें रिफ्रैक्शन होगा। तो देखिए आइए समझते हैं। तो समझिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमने ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमने ले ली। देखो ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। अब यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया ओ पोजीशन पे। देखो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिया। अब डायग्राम को जैसे जैसे मैं समझा जा रहा हूँ वैसे वैसे समझिए। देखिए यहाँ पे मैंने ये ऑब्जेक्ट रख दिया, तो कोई भी इमेज बनने के लिए यहाँ से दो रे निकलेंगी और दोनों रे जहाँ पे जाके मिलेंगी वहाँ पे क्या बन जाएगी? आपकी इमेज बन जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हम सरफेस यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे जो सबसे पहली जो यहाँ से रे निकल रही है उसे ये निकल रही है। तो हमने मान लिया पहले ये रेयर मीडियम और यहाँ से एक रे ऐसे निकली। अब जैसे ही आपको पता है तो रेयर मीडियम से जब ये डेंसर मीडियम में जाएगी, यहाँ से जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो डेंसर मीडियम है, तो रेयर मीडियम से जैसे ही वो डेंसर मीडियम में जाएगी तो यहाँ पे रेयर मीडियम और यहाँ पे डेंसर है, तो नॉर्मल से क्या हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो हमने यही बोला है, ये इसका नॉर्मल लाइन है, ये इसकी रिफ्रैक्टिंग इंसिडेंट लाइन है, इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे जब इधर आई तो ये नॉर्मल तो ये है इसका, तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। तो नॉर्मल की तरफ ये क्या हो गई? झुक गई। ये तो आप सभी को पता है कि इंसिडेंट रे यदि आपकी इंसिडेंट रे क्या हो रहा है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है? झुक जाती है। यस स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल लाइन है, यदि डेंसर मीडियम है ये नॉर्मल लाइन है, तो ये क्या हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। और जब डेंसर से रेयर में जाती है तो मैं आपको बाबर से मैं बात बताता रहता हूँ, ये आप सभी का काम है कि वीडियोस को पूरा देखा करो, ये चीज़ आपको समझ में आएंगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि यदि वो रेयर से डेंसर में गई तो ये नॉर्मल लाइन है, तो इसकी तरफ क्या हो जाएगी स्टूडेंट? झुक जाएगी। तो ये इसकी तरफ से इस तरह से आई तो ये वाली रे इस तरह से यहाँ पे टकराई और उसके बाद यहाँ पे आके मिली, यहाँ पे आई, यहाँ से आगे जा रही है। लेकिन यदि हम यहाँ से दूसरी रे निकालें तो हमें पता है ये कोई भी यदि इसके इससे पास होती है, यदि इसकी सेंटर पॉइंट से पास हो रही है कोई भी रे, पोल से पास हो रही है तो सीधी निकल जाएगी। यहाँ से ये रे सीधी निकल गई, तो ये दोनों रे मिलके यहाँ पे मिली, तो यहाँ पे मिली तो यहाँ पे क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स? इमेज बन जाएगी। और यहाँ पे हम उस इमेज की स्टडी करेंगे। तो देखिए हमने माना कि रिफ्रैक्टिंग सरफेस थी जिसमें पहला तो हमने लगा दिया कौन सा रूल कि रेयर से डेंसर में गई तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, नॉर्मल लाइन है आपकी, उसकी तरफ बेंड हो गई, तो ये बन गया। अब यहाँ से देखो हमने क्या किया, ये तो आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है इंसिडेंट एंगल। आपकी रिफ्लेक्टेड लाइन और ये नॉर्मल लाइन है, इन दोनों के बीच के एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल हो गया। अब देखिए हमने यहाँ पे और भी एंगल्स डिफाइन कर लिए। देखो कैसे, ये नॉर्मल लाइन जहाँ पे मिल रही है उसको हमने सी पॉइंट बोल दिया, इसको हमने बोल दिया गामा। यहाँ पे ए से ओ ये जो लाइन बना, इंसिडेंट लाइन जो इस लाइन के इसके प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसको हमने बोल दिया अल्फा। और यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टेड रे आके जो एंगल बना रही है उसको हमने बोल दिया बीटा। ठीक है, ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा इनको लिख दिया ताकि हम इसकी एनालिसिस कर पाए, इनकी पोजीशन को पता पाए। तो हमने बोला कि पोल से यू डिस्टेंस पे क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट, और पोल से वी डिस्टेंस पे क्या बन रही है स्टूडेंट्स? इमेज। तो देखिए अब हम आगे की बात करते हैं। यहाँ पे
तो यहाँ पे जब हम स्टूडेंट एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले यदि हम ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल AOC, ट्राइंगल यदि AOC यदि हमने ले लिया, ट्राइंगल AOC यदि हमने ले लिया, तो अब हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यदि इस तरह से ट्राइंगल बना हुआ है और ये साइड हमने और ज्यादा बढ़ा दी, तो ये एक्सटीरियर एंगल होता है, एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स का क्या होता है, सम होता है। तो C इक्वल क्या हो जाएगा, A प्लस B। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो इंटीरियर एंगल होता है उनका सम होता है। यहाँ पे यदि हम ट्राइंगल AOC की बात करें तो ट्राइंगल AOC में, तो स्टूडेंट जब हम बात करते हैं ट्राइंगल AOC की, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है जो आई एंगल है ना, वो किन किन का सम हो जाएगा, अल्फा और गामा का, अल्फा प्लस गामा। ये बात हमें सभी को पता चली। इसके बाद यदि हम दूसरा ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल ACI, ट्राइंगल ACI, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है जो गामा है ना, वो किस किस का सम हो जाएगा, R प्लस बीटा का, इंटीरियर एंगल्स का सम हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने जो इंटीरियर एंगल्स हैं, यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स हैं R और गामा, और यहाँ पे जो आपके इंटीरियर एंगल हैं वो है R और बीटा। इन दोनों का क्या कर दिया, यहाँ पे हमने एक्सटीरियर सम प्रॉपर्टी लगा दी। तो एक्सटीरियर एंगल यदि हमें निकालना है तो इंटीरियर एंगल्स को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा और मैंने ये निकाल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, यहाँ पे अब हम जो दूसरा काम करने वाले हैं वो यहाँ पे यदि हम वैल्यू निकाल लें किस किस की, अल्फा बीटा और गामा की, तो अल्फा बीटा और गामा की यदि हमने वैल्यू निकाली ना स्टूडेंट्स, तो उससे हम क्या कर पाएंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से हमें कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि हमें इसमें एक रिलेशनशिप निकालना है कि कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हो क्या रहा है, इमेज की पोजीशन वगैरह, इनसे इफेक्ट किस तरह से पड़ रहा है यदि रेयर से डेंसर मीडियम में कोई रे जा रही है तो। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे यदि हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है तो देखिएगा आप, तो स्टूडेंट अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यदि हमने यहाँ पे एक ए से परपेंडिकुलर यहाँ पे डाल दिया 90 डिग्री का, तो एक हर एक ट्राइंगल बन गया। तो देखो एक इस वाले ट्राइंगल की हम बात करें, एक इस वाले ट्राइंगल की बात करें और एक इस वाले ट्राइंगल की, इससे तो हम तीनों से क्या निकाल सकते हैं, अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं। आपको सभी को पता होगा tan अल्फा जो होता है, tan थीटा जो आपका होता है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हम यहाँ से देखें tan अल्फा की यदि मैं वैल्यू यहाँ से निकालूं तो tan अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, परपेंडिकुलर तो है an और बेस कितना हो जाएगा ON। यस स्टूडेंट। इसी के साथ यदि मैं tan बीटा की वैल्यू निकालूं तो tan बीटा के लिए यदि मैं इस पूरे ट्राइंगल को ले लूं, क्योंकि मेरे को 90 डिग्री वाला एंगल चाहिए और 90 डिग्री इसी में मिल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगी परपेंडिकुलर तो हो जाएगा AN और बेस कितना हो जाएगा IN, AN। साथ ही यदि मैं बात करूं tan गामा की, तो tan गामा की बात करूं तो इस वाले ट्राइंगल को ले लूं तो AN और CN, AN अपॉन CN कौन सा लगा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये सब हम 10th क्लास में सीख के आ चुके हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी मैंने आपको बता भी दिया क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैंने सब जगह क्या लगा दिया स्टूडेंट, आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दिया। अब यदि मैं बात करूं कि ये तीनों अल्फा बीटा गामा है ना, जो बहुत छोटे हैं, अल्फा बीटा गामा बहुत वेरी स्मॉल है, एंड गामा स्मॉल एंगल, यदि ये तीनों स्मॉल हैं तो ये सब किसके बराबर, ये अल्फा के बराबर हो जाएगा, ये बीटा के और ये गामा के। अब ये तीनों वैल्यू मैं इसमें पुट कर देता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में। तो ऊपर वाली इक्वेशन में यदि मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो यहाँ से तो मैं आई निकालता हूँ, यहाँ से मैं आर निकालता हूँ, तो आर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये गामा इक्वल टू आर प्लस बीटा है, तो आर क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा, यही आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूँ, अब इसमें वैल्यू पुट करता हूँ तो आई तो मेरे पास आ गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा क्या है आपके पास, AN अपॉन ON प्लस फिर क्या मिल गया, गामा, तो गामा आपके पास हो गया AN अपॉन CN। यस स्टूडेंट्स। और इसी तरह से दूसरी इक्वेशन भी लिख लेता हूँ, R इक्वल्स टू, तो R इक्वल्स टू है क्या, गामा माइनस बीटा, तो गामा की वैल्यू तो आ रही है आपके पास AN अपॉन CN माइनस, और R बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, ये AN अपॉन IN। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक काम करेंगे, यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम, आपको पता है मीडियम चेंज हो रहा है और यहाँ पे स्नेल्स का लॉ लग जाएगा।
और यहाँ पे अब हम क्या लगाने वाले हैं, स्नेल्स का लॉ लगाने वाले हैं। तो स्नेल का लॉ आपको कहता क्या है, स्नेल का लॉ आपसे क्या कहता है, स्नेल का लॉ आपसे कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इजिकल्स टू क्या कहता है, 1 म्यू 2, यही कहता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आ जाएगा म्यू 1 साइन आई इजिकल्स टू म्यू 2 साइन आर। जैसे स्टूडेंट्स क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया इसका इससे। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, यदि हमने अल्फा बीटा गामा की बात करी कि ये स्मॉल एंगल है, और यहाँ पे हम ये बोल रहे हैं कि एंगल आई और एंगल आर भी क्या है, स्मॉल, एंड एंगल आर आल्सो स्मॉल, देन हम इसको साइन आई को क्या लिख देंगे, केवल आई, साइन आई को क्या लिख देंगे, आई अप्रोक्सीमेट आई, और साइन आर को क्या लिख देंगे, आर। ठीक है, आई को भी आई और आर को आर, साइन आर को आर। तो ये बन गई आपके पास इक्वेशन म्यू 1 आई इज इक्वल्स टू म्यू 2 आर। ये बात आप सभी को क्लियर हुई। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन आई, यहाँ पे यदि जो ओ एन आ रहा है ना आपका ओ एन, आप ये इन पॉइंट्स को, ये पी और एन पॉइंट्स को भी क्या मान, तब आप सारे एंगल्स स्मॉल मान रहे हो, तो पी और एन को भी क्या मान लो कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो भी क्या है, बहुत वेरी लेस। तब सारे एंगल्स ही छोटे छोटे मान रहे हो, तो ये जो डिस्टेंस आएगी पी और एन की, वो क्या आएगी, बहुत छोटी। मतलब आप पी को भी एन कह सकते हो और एन को के कह सकते हैं, दोनों पॉइंट एक ही जगह है, ये भी आप कह सकते हो। तो हम यदि ये दोनों पॉइंट एक ही जगह है तो हम ओ एन को क्या बोल सकते हैं, ओपी, ओ एन को क्या बोल सकते हैं, ओ एन इज इक्वल टू ओपी, और इसको हम बोल देंगे यू। ठीक है, ओ एन किसके इक्वल है, ओपी के। और इसी तरह से आपका सी पी, सी एन किसके इक्वल है, सी पी, और जिसको हमने बोल दिया क्या, सी एन आपका इक्वल है सी पी, और जिसको जो कि सी पी जो यहाँ पे है वो क्या कह रही है, सी जो है इसका आपको रेडियस बताएगा, इस कर की क्या बताएगी, रेडियस। तो ये हो जाएगी आपके पास आर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सी पी, और नेक्स्ट हम यदि स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि इसकी पी आई की, पी एन आई एन की, तो यदि हम आई एन की बात करें तो आई एन किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, आई एन आपका इक्वल हो जाएगा आई पी के, क्योंकि मैंने बोला दोनों पॉइंट एक जैसे ही हैं, एक ही तरफ हैं, तो आई एन किसके इक्वल हो गया, अप्रोक्सीमेट आई पी के, और आई पी को हम क्या बोल रहे हैं, वी। ठीक है स्टूडेंट, अब ये सारी वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, u1 i प्लस u2 r। तो u1 तो इधर रखते हैं, i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू, तो आप एक बार चलो ये वैल्यू रिप्लेस कर दो, तो i की वैल्यू अब नई वैल्यू क्या बन जाएगी, an अपॉन ओ एन, और ओ एन की मैं जगह क्या लिख दूंगा, u प्लस an और cn, cn को मैं क्या लिख सकता हूँ, r। अब ये भी मैंने आपको बताया। इसी तरह से हम दूसरा लिखें r, तो r हमारे पास क्या आ गया, an, और cn की वैल्यू क्या है, cn, तो cn को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब ये मैंने बता दिया आपको, r माइनस an, और in की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, in की जगह मैं लिख सकता हूँ v। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने i और r को रिप्लेस कर दिया। थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन कंसेप्ट ईजी है, कि आपको थोड़ा सा लग रहा होगा क्या कर रहे हैं, लेकिन वैसे बहुत ईजी है यदि आप समझें तो। एक बार मैं दोबारा समरी करा दूंगा, तो i और r की वैल्यू इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। देखिए, पुट i एंड r वैल्यू, तो यहाँ पे यदि हमने लिखा u1 i1, i की जगह मैं वाली वैल्यू पुट करता हूँ an अपॉन u। अच्छा एक स्टूडेंट्स बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो u है उसको मैं यदि लेता हूँ आपके सिंबल्स के अकॉर्डिंग, तो आपको पता है साइन कैसे लेते हैं, पोल से जब इस तरफ जाते हैं तो कैसे लेते हैं, u ऑलवेज। तो हम स्टूडेंट्स u ऑलवेज कैसा लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये बात आप सभी को दिमाग में होगी, यदि हम पोल के इस तरफ जाते हैं तो u कैसा लेंगे, नेगेटिव, और इधर वाले नंबर्स पॉजिटिव। तो ये तो हो गया u, फिर प्लस an, और इधर कहाँ क्या आ जाएगा, an r। ठीक है,
इज इक्वल्स टू u2, और यहाँ पे माइनस आएगा। अभी आपको बता दिया क्यों आएगा, क्योंकि ये u कैसा आएगा, माइनस का। अब हम बात कर रहे हैं r, u2 और r की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, an अपॉन r माइनस an अपॉन v तो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, u1 और u2 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे सब जगह an आ रहा है तो an तो आपस में कट जाएगा, तो हमारे पास लास्ट इक्वेशन बनेगी माइनस u1 u प्लस म्यू1, और ये तो पता चल रहा होगा म्यू1 म्यू2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। यहाँ पे आ गया म्यू1 r इज इक्वल्स टू म्यू2 r माइनस म्यू2 v। ये स्टूडेंट्स यही। तो यदि मैं यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा म्यू1 u माइनस म्यू1 r इज इक्वल्स टू माइनस म्यू2 r प्लस म्यू2 v, यही बन जाएगा। ठीक है, अब मैं इस वाले इनको एक तरफ ले आता हूँ और इसको इस तरफ ले जाता हूँ, तो मेरे पास बन जाएगा म्यू1 u माइनस म्यू2 v इज इक्वल्स टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन r। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गई, और इसी इक्वेशन को निकालने के लिए हमने इतनी सारी मेहनत करी है। देखिए क्या है, ये इक्वेशन निकल के आई, ये हमें बता रही है कि यदि कोई भी आपने कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यदि आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा है तो उसकी पोजीशन और उसकी इमेज में जो रिलेशनशिप निकल के आया वो हमारे पास ये निकल के आया, यदि हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ में उसको कंपेयर करें। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस यदि रेयर से डेंसर है तो म्यू1 अपॉन u माइनस म्यू2 अपॉन v इक्वल्स टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन r। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप निकल के आया, किसके लिए, कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जब कहाँ रखा हुआ है, रेयर से डेंसर में रखा हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, ये बात आप सभी को क्लियर हुई कि जब हमने रेयर से डेंसर में रखा हुआ है तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल के आई। और इसी के साथ आप यदि ध्यान दें कि यदि हम बात करें, यदि डेंसर से रेयर में जा रहा है, अब की बार हमारी रे डेंसर से रेयर में आ रही है, तो इक्वेशन बन जाएगी म्यू2 अपॉन u माइनस म्यू1 अपॉन v, क्या बन जाएगी, म्यू2 अपॉन u माइनस u1 अपॉन v इज इक्वल्स टू म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन r। तो यहाँ से आपके पास स्टूडेंट्स ये इक्वेशन निकल के आएगी डेंसर टू रेयर के लिए। तो ये दोनों इक्वेशन आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि हम क्या कर रहे हैं, जब एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस से हम क्या कर रहे हैं, रिफ्रैक्शन कर रहे हैं। कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस से यदि हम रिफ्रैक्शन कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा, देखिए मैं 1 मिनट में समरी कर देता हूँ कि सबसे पहले मैंने ट्राइंगल AOC लिया, ट्राइंगल AOC, और मैंने यहाँ पे अल्फा प्लस गामा निकाला, अल्फा प्लस गामा तो किसकी एक्सटीरियर एंगल को इक्वल हो गया। इसी तरह से ACI लिया, AC और I, तो यहाँ पे मेरा R प्लस बीटा हो गया। ठीक है, ACI तो गामा इज इक्वल्स टू R प्लस बीटा, तो यहाँ से मैंने R की वैल्यू निकाली गामा माइनस बीटा। फिर मैंने tan अल्फा tan बीटा tan बीटा गामा निकाल लिया, A को इधर मिला के N से। यदि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटे हैं, तो ये सब तीनों अल्फा इसके इक्वल हो जाएगा, बीटा ये गामा ये, और मैंने अल्फा बीटा गामा को निकाल के इनके वैल्यू इसमें पुट कर दी, एक तो इस वाली इक्वेशन में और एक इस वाली पे, आई और आर निकाल लिया। आई और आर निकालने के बाद मेरे को स्नेल्स का लॉ पता है, स्नेल्स का लॉ मैंने दोनों तरफ लगाया कि जब आपका लाइट रेज रेयर से डेंसर में जा रही है तो हम ये फार्मूला लगा देंगे, और ये फार्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। जब मैंने यहाँ पे ये फार्मूला लगाया तो यहाँ पे आई और आर को भी मैंने छोटा मान लिया, तो म्यू1 आई माइनस म्यू2 आर। यहाँ पे आई और आर को मेरे को रिप्लेस करना है, आई और आर की जगह मैं ये वैल्यू डालने वाला था, लेकिन मैं देखूँ तो मुझे ना तो CN पता ना मुझे ON पता, तो इसको मैंने कंपेयरिंग करने के लिए मान लिया कि ये बहुत छोटे हैं सारे एंगल्स, तो एन बी किसके सिमिल एन पॉइंट और पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बहुत छोटी है और हम इनको एक ही पॉइंट मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ से बोला ओ एन किसके बराबर है ओपी के और उसको मैंने यू बोल दिया, सी एन अप्रोक्सीमेटिक वाले सी पी के और उसको मैंने आर बोल दिया, आई एन अप्रोक्सीमेटिक वाले आई पी के उसको मैंने वी बोल दिया। यहाँ से मैंने इनकी वैल्यू रिप्लेस करी और इस वाली इक्वेशन में पुट कर दी। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ से पुट करी मेरे पास इक्वेशन निकल के आई जो कि एक रिलेशनशिप है किसका, कि जब आप कॉन्वेक्स
सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस को में रेयर मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन निकल के आती है कि आपके वहाँ पे रिलेशंस क्या बना, आपकी इमेज के रेडियस वहाँ पे रिलेशन, और यदि डेंसर से रेयर में रह जा रही है तो ये रिलेशनशिप होता है, आप याद रख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके एनसीईआरटी में आते रहते हैं, आपके एग्जाम्स में आता है इससे रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चन, तो आप सभी इस टॉपिक की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।